साल 2008 में रही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, लड़कियों को ज्यादा एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। और इस बयान के बाद देश के सियासी गलियारे में हंगामा मच गया। इस बयान को उन्होंने जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के बाद दिया था। हम आज के एपिसोड में पत्रकार सौम्या विश्वनाथन का केस रीओपन करेंगे और आपको किस्सा सुनाएंगे कि आखिर क्यों मार दिया गया था एक उभरती हुई तेज तर्रार पत्रकार को। क्या किसी सोची समझी साजिश के तहत हुई थी सौम्या की हत्या? जानने के लिए चलते हैं फ्लैशबैक। साउथ इंडिया की सौम्या पढ़ने में तेज और दुनिया की खबरों में इंटरेस्ट रखने वाली 25 साल की लड़की दिल्ली का रुख करती है और जर्नलिज्म को ज्वाइन करती है और कुछ ही सालों की प्रैक्टिस करने के बाद हेडलाइंस टुडे का जॉब इंटरव्यू क्रैक करती है और वहां बतौर प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने लगती है। फिर तारीख आई 30 सितंबर 2008, सोमवार का दिन। दिल्ली के रेप्यूटेड मीडिया हाउस हेडलाइंस टुडे का ऑफिस। आम दिनों की तरह इस दिन भी ऑफिस में जर्नलिस्ट अपने काम में लगे हुए थे। इसी ऑफिस में काम करती थी सौम्या विश्वनाथन, जिसकी ऑफिस शिफ्ट अभी शुरू नहीं हुई थी। उसकी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से रात 12 बजे तक थी। आमतौर पर मीडिया हाउस में ऐसी शिफ्ट प्रोड्यूसर्स की रहती है। दोपहर के 3 बजे सौम्या ने ऑफिस में एंट्री की। मंडे होने की वजह से काम का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था, इसलिए दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। इसी बीच गुजरात से बॉम्ब धमाके की खबर आई और फिर महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट की भी खबर आती है। एक के बाद एक टोटल 3 ब्लास्ट हुए थे और 10 लोगों की मरने की खबर थी। शाम के 7 बजते बजते सौम्या के ऑफिस में हलचल बढ़ गई। एक और बड़ी खबर की ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर चली। अहमदाबाद में पुलिस को 17 जिंदा बॉम्ब मिले। हालांकि पुलिस टीम ने बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से कोई बुरी दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन इन बड़ी खबरों की वजह से ऑफिस में काम काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से सौम्या भी अपनी शिफ्ट के खत्म होने के बाद भी घर नहीं जा पाती है। रात के 8 बजे सौम्या ने अपने घर पर फोन लगाया। फोन उसके पापा ने उठाया और कहा, क्या हुआ बेटा, इस टाइम फोन लगाई हो, कोई अर्जेंट काम है क्या? सौम्या ने जवाब दिया, पापा आज मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगी क्योंकि काम ज्यादा है। सोचा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, इसलिए फोन कर दिया। परेशान मत होना। अच्छा चलो आती हूँ। इतना बोलकर सौम्या ने फोन काट दिया। रात के 12 बजे सौम्या अपने ऑफिस से नीचे कैफेटेरिया में आई और कहा कि भैया 1 कप कॉफी जल्दी देना, आज काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। फिर उसने कॉफी लेकर कैफेटेरिया वाले से कहा कि अभी पैसे नहीं लाई हूँ, जाते वक्त दे दूंगी। इसके बाद सौम्या भी प्रोडक्शन टीम के साथ लगातार काम करती रही और देखते ही देखते रात के 3 बज गए। फिर सौम्या के शिफ्ट इंचार्ज ने कहा, सौम्या काफी देर हो गई है, तुम अब घर चली जाओ, काफी मेहनत कर ली। सौम्या जवाब देते हुए कहती है कि हाँ बस अब घर निकल ही रही हूँ। बाय द वे सर, मुझे काम करना पसंद है और देखना इसी मेहनत की वजह से मैं देश की बड़ी जर्नलिस्ट बन के दिखाऊंगी। इतना कहने के बाद सौम्या ने मुस्कुरा दिया और अपने काम को खत्म करने में लग गई। फिर सौम्या ने अपना बैग पैक किया और घर जाने की तैयारी करने लगी। अधिकतर सौम्या ऑफिस की कैब से घर जाया करती थी, लेकिन आज वो खुद की कार लेकर आई थी। रात के 3:02 पर सौम्या ऑफिस की लिफ्ट से नीचे आई और घर जाने लगी। तभी कैफेटेरिया से नरेश, जिसकी उस दिन ड्यूटी थी, उसने आवाज दिया, मैडम कुछ पैसे बकाए थे। इसी पर सौम्या कहती है कि हाँ सॉरी भैया, भूल गई थी, लीजिए आपके पैसे, फिर मिलते हैं। लेकिन सौम्या को नहीं पता था कि अब वो दोबारा ऑफिस लौटकर कभी नहीं आएगी। इसके बाद सौम्या अपनी वाइट ज़ेन में बैठी और गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस से घर की तरफ निकल गई। लेकिन उसे ऐसा लगा कि उसकी कार के शीशे में बहुत धूल है, तो उसने ऑफिस के ही सामने रोककर अपनी कार के शीशे को साफ किया। फिर सौम्या 3:07 पर वीडियोकॉन टावर से निकल गई।
रात का समय था, 3 से ज्यादा का टाइम हो चुका था। आमतौर पर इस समय दिल्ली में ट्रैफिक ना के बराबर होता है। सौम्या का घर वसंत कुंज में था। गाड़ी धीरे धीरे वसंत कुंज की तरफ बढ़ रही थी। सौम्या को पता था कि वो 30 मिनट के अंदर ही अपने घर पहुंच जाएगी। इसी बीच 3:30 पर सौम्या ने फिर से अपने पिताजी को कॉल किया और कहा, पापा, मैं नेल्सन मंडेला मार्ग के पास पहुंच गई हूँ। बस 5-10 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। मिलते हैं, सी यू। घर वाले भी आराम से बैठ गए कि बस बेटी ठीक है, घर आने ही वाली है। लेकिन उस फोन कॉल के ठीक 10 मिनट के अंदर ही, यानी 3:40 पर नेल्सन मंडेला मार्ग के ही डिवाइडर के पास एक सफेद जैन पलट गई। कुछ देर बाद किसी के फोन की वजह से पुलिस वहां पहुंची और देखा कि ड्राइवर सीट पर एक लड़की बैठी है जिसके सर से बहुत खून बह रहा है। वहीं कार में ही पुलिस को एक प्रेस आइडेंटिटी कार्ड भी मिला। पुलिस को पता चल गया था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन है। सौम्या को एम्स ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बता दिया कि इनकी डेथ हो चुकी है। सबसे पहले पुलिस को और बाकी सभी को यही लगा कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है और सर में चोट की वजह से डेथ हुई है। फिर दूसरे दिन सौम्या का पोस्टमार्टम हुआ और इसकी रिपोर्ट ने पूरे केस की दिशा को बदल दिया। रिपोर्ट में ये आया कि सौम्या के सर के पिछले हिस्से में गोली लगी थी और इसी वजह से इसकी मौत हुई थी। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। ऑफिस के लोगों से पूछताछ की गई, तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज से क्लियर था कि ऑफिस से सौम्या के बाद एक और कार निकली तो थी, लेकिन वो 25 मिनट के बाद निकली थी। इसका सीधा सा मतलब था कि ऑफिस की तरफ से किसी ने भी सौम्या का पीछा नहीं किया और ना ही उस रात ऑफिस के सामने से किसी कार ने सौम्या का पीछा किया था। एक लड़की का मर्डर, ऊपर से मीडिया का मामला। दिल्ली पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। वक्त निकलते निकलते पूरे 6 महीने बीत गए। मार्च 2009 आया, लेकिन अभी भी पुलिस के पास एक ही जवाब था, हम अलग अलग एंगल से जांच कर रहे हैं, केस सॉल्व हो जाएगा। सौम्या के घर वाले, दोस्त, कॉलीग सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर क्यों मारा गया सौम्या को और किसने मारा। लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पुलिस कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद पुलिस जनता से अपील करती है कि 30 सितंबर 2008 की रात अगर किसी ने सौम्या विश्वनाथन के साथ कुछ होते हुए देखा हो तो सामने आकर अपना बयान दर्ज करवाइए। लेकिन इससे भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। फिर मार्च में एक कोइंसिडेंस हुआ जिसकी वजह से सौम्या के केस में ट्विस्ट आया। हुआ कुछ ऐसा था कि उसी वसंत कुंज के रास्ते में एक और मर्डर हुआ। इस बार मर्डर जिगीशा घोष नाम की लड़की का हुआ था। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए मार्च की ही रात को पुलिस ने एक वैगनार कार को पकड़ा। उस कार में 4 लड़के बैठे हुए थे। रात के करीब 2-3 ही बजे थे और वैगनार कार बार बार वसंत कुंज की तरफ जाती और वापस आ जाती। शक के आधार पर पुलिस ने कार को रोक लिया और लड़कों से पूछताछ करने लगी। पुलिस को उनकी हरकतों से और शक हुआ तो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गई। थोड़ी सख्ती दिखाई तो 2 लड़के टूट गए और पुलिस को बताया कि उन्होंने ही जिगीशा घोष की हत्या की है और साथ ही साथ और भी कई लोगों को लूटा है। इसके बाद पुलिस को शक हुआ कि इन्होंने और भी मर्डर किए होंगे। पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और फिर उन चारों ने बताया कि 30 सितंबर की रात को भी इन्होंने एक लड़की को गोली मारी थी और बाद में इन्हें पता चला कि वो लड़की पत्रकार थी और उसका नाम सौम्या विश्वनाथन था। अब पुलिस ने सवाल किया, तुम लोगों ने सौम्या को क्यों मारा? आरोपियों ने बताया था कि रात को हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे,
तभी हमारी नजर एक जैन कार के ऊपर पड़ी। हम लोगों ने 3-4 सिग्नल तक उसे फॉलो किया, फिर सोचा कि ये बहुत स्लो गाड़ी चला रही है, इसे पकड़ना आसान रहेगा। फिर हम लोगों ने उसे रुकने का इशारा किया। उसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। फिर हम लोगों में से एक ने गुस्से में पहली गोली चलाई। वो उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट में लगी। हम उसे डराना चाहते थे। फिर दूसरी गोली चलाई तो वो सीट के पीछे से उसके सर में लग गई। इसके बाद जो हुआ वो सभी को मालूम है। पुलिस के सामने सौम्या के हत्यारे आ चुके थे। उन 4 की गवाही के बाद एक और लड़के का नाम सामने आया। मर्डर के 6 महीने बाद ही सही, लेकिन दुनिया को पता चल गया कि जिगीशा और सौम्या को किसने मारा है। पुलिस ने इन दोनों केसेस में 5 लोगों को आरोपी बनाया था और उन 5 को जेल के पीछे डाल दिया गया। अगर आपको पहचाननी है जुर्म की आहट, तो सुनते रहिए अपराध। मधुमिता शुक्ला कविताओं की दुनिया का जाना माना नाम। लेकिन फिर अचानक 9 मई 2003 को ऐसा क्या हुआ कि मधुमिता शुक्ला की मौत दुनिया के लिए पहेली बन गई। आखिर क्यों मार दिया गया था उभरती हुई कवयित्री को, और किस बाहुबली से चल रहा था मधुमिता शुक्ला का अफेयर। आज के एपिसोड में हम साल 2003 में हुए मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। साल 2003 की बात है। जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती हैं कि अगर मधुमिता के परिवार को सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है तो वो सरकार के पास अर्जी दें, हम इस केस की सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हैं। और फिर दूसरे दिन न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलती है, मधुमिता हत्याकांड में परिवार चाहता है सीबीआई जांच, सरकार के पास सौंपी गई अर्जी। लेकिन मधुमिता शुक्ला की कहानी यहां से शुरू नहीं होती। उसे जानने के लिए हम चलते हैं और पीछे। उत्तर प्रदेश लखीमपुर खेड़ी में एक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर थे और उनके 4 बच्चे, जिसमें तीसरे नंबर की बेटी का नाम मधुमिता शुक्ला था। मधुमिता को परिवार वाले प्यार से मधु कहकर बुलाते। मधु बचपन से पढ़ने में बहुत तेज थी और इसने 12 साल की उम्र में ही लहू का रंग एक है, अमीर क्या गरीब क्या, खुद की लिखी कविता को स्टेज से सुनाया था। तब से ये वीर रास की कविताएं लिख भी रही थी और लोगों को सुना भी रही थी। लेकिन फिर 9 जून 1996 की दोपहर को मधु के पिता की ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई। परिवार के ऊपर दुख का साया मंडराने लगा। इसी समय मधु को एहसास हो गया था कि उसे कविताओं की दुनिया में ही नाम कमाना है। उसने खुद से वादा किया, एक दिन वो इस देश की बड़ी कवयित्री बनकर दिखाएगी। और वो इस राह में आगे बढ़ने के लिए मेहनत भी करने लगी। धीरे धीरे समय का पहिया घूमने लगा। देश भर के लोग मधुमिता शुक्ला को एक कवयित्री के रूप में जानने लगे। मधुमिता नाइट्स के नाम से मुंबई जैसी माया नगरी में भी शोज होने लगे। मधुमिता की लाइफ में सब कुछ बढ़िया चलने लगा। पॉपुलैरिटी और पैसों की बरसात होने लगी। एक शो के लिए मधुमिता 40,000 तक चार्ज करने लगी। इसी बीच तारीख आई 24 अक्टूबर 2001। लखनऊ में मधुमिता का कवि सम्मेलन चल रहा था। इसी शो में बीएसपी पार्टी से मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का परिवार भी आया हुआ था। अमरमणि की 2 बेटियां अपनी दादी सावित्री देवी के साथ मौजूद थीं। सावित्री देवी को मधुमिता शुक्ला की कविताएं बहुत अच्छी लगीं। उन्होंने मधु से कहा, बेटी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मैं प्रदेश सरकार में मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मां हूं। कृपया हमारे घर पधारिए। मधुमिता ने भी मुस्कुराते हुए हां कह दिया। लेकिन मधुमिता को नहीं मालूम था
कि सावित्री देवी का न्योता उसकी लाइफ को 360 डिग्री बदलने वाला है। उसे यह भी नहीं मालूम था कि अब उसकी लाइफ में लव, सेक्स और पॉलिटिक्स की एंट्री होगी। अब मधुमिता की लाइफ में अमरमणि त्रिपाठी की एंट्री होने वाली थी। अमरमणि त्रिपाठी के घर जाने से मधुमिता के भाई ने रोका था और कहा था कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके बारे में बहुत सी बातें मार्केट में फैली हुई हैं, हो सके तो इनसे दूर रहो। मधुमिता इस बात को अनसुना करते हुए कहती है, एक पब्लिक पर्सनैलिटी को सबसे मतलब रखना पड़ता है, तुम लोग चिंता ना करो और अपने काम से काम रखो। इसके बाद मधुमिता अमरमणि के घर चली गई। वहां उसकी मुलाकात अमरमणि से हुई। उसने मधुमिता को देखते ही कहा, आप बहुत अच्छी कवयित्री हैं, आप हमारे लिए भाषण क्यों नहीं लिखती? इसके बाद अमरमणि और मधुमिता के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। मधुमिता अमरमणि के लिए भाषण भी लिखने लगी। दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ने लगी और कब इस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन इस अफेयर की भनक अमरमणि के ऑफिस से होते हुए उसकी पत्नी के पास भी पहुंच गई। अमरमणि के घर में विवाद शुरू हो गया। इधर मधुमिता के घर वाले भी उसे समझाने लगे, लेकिन मधुमिता का ब्रेन वॉश हो चुका था। वो एक शब्द भी अमरमणि के खिलाफ नहीं सुनना चाहती थी। अमरमणि त्रिपाठी और मधुमिता शुक्ला का प्यार इस मुकाम पर पहुंच गया था कि 2 बार मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन दोनों बार अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता को समझा बुझाकर अबॉर्शन के लिए राजी कर लिया। लेकिन फिर तीसरी बार भी मधुमिता प्रेग्नेंट हो गई। इस बार उसने ठान लिया था कि अबॉर्शन नहीं करवाएगी और इसीलिए अमरमणि और मधुमिता के बीच रिश्ता खराब होने लगा। मधुमिता उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन अमरमणि मधुमिता से पीछा छुड़ाना चाहता था। मधुमिता की प्रेगनेंसी की बात अमरमणि की बीवी को भी पता चल गई। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने मन ही मन में एक साजिश रची। अब कहानी में प्रकाश और संतोष की एंट्री होती है। वैसे तो ये पेशे से शूटर थे, लेकिन ये अमरमणि के काफी खास भी थे। ये दोनों अमरमणि की बीवी मधुमणि को भाभी कहकर बुलाते थे। एक दिन की बात है, दोनों शूटर अमरमणि के घर में बैठे थे। तभी अमरमणि की बीवी वहां आती है और कहती है कि लगता है आप दोनों मुझे बस भाभी कहते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। अगर वाकई भाभी मानते होते तो अभी तक आप अपनी भाभी के घर को बर्बाद करने वाली को ठिकाने लगा दिए होते। इतना कहकर अमरमणि की बीवी मधुमणि वहां से चली जाती है और फिर ठीक 3 दिन बाद तारीख आती है 9 मई 2003। लखनऊ की सुबह पेपर मिल की कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला का घर। इस दिन मधुमिता और उसकी बहन का दोपहर में मार्केट जाने का प्लान था, लेकिन सुबह से मधुमिता की अमरमणि से फोन पर लड़ाई चल रही थी। इसलिए दोपहर होते होते मधुमिता ने अपनी बहन से कहा कि तुम अकेली मार्केट चली जाओ, मैं घर में ही आराम करना चाहती हूँ। बहन ने भी हामी भर दी और मार्केट की तरफ निकल गई। करीब आधे घंटे बाद ही पेपर मिल कॉलोनी में 2 लोगों की एंट्री होती है। ये 2 कोई और नहीं बल्कि शूटर प्रकाश और संतोष थे। ये दोनों मधुमिता शुक्ला के घर की बेल बजाते हैं। घर का दरवाजा उनका नौकर देशराज खोलता है। ये लोग पहले भी मधुमिता के घर आ चुके थे, इसलिए सीधे अंदर आ जाते हैं और देशराज से कहते हैं कि मैडम को बुलाओ, कुछ बात करनी है। इसके बाद मधुमिता बाहर आती है और देशराज को चाय बनाने के लिए किचन में भेज देती है। देशराज चाय बना ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है और सीधा हॉल की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर देखता है कि मधुमिता को गोली लग चुकी थी। वो जमीन पर गिरी हुई थी, बॉडी से खून बह रहा था।
संतोष और प्रकाश घर से भाग चुके थे। यही बयान देशराज ने पुलिस के सामने भी दर्ज करवाया। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में निकलकर सामने आया कि मधुमिता शुक्ला 7 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। इसके बाद डीएनए जांच हुई। जांच में पता चला कि मधुमिता की कोख में पल रहा बच्चा उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी का था। पैसे और पावर का खेल शुरू हो चुका था। अमरमणि त्रिपाठी कोई छोटा नाम नहीं था। ये 6 बार एमएलए और हर पार्टी की सरकार का जरूरी हिस्सा हुआ करता था। जनता को भी जस्टिस की कम ही उम्मीद थी। लेकिन फिर कहानी में मीडिया की पावर आई। देश की मीडिया ने मधुमती शुक्ला का साथ दिया और सियासत की पावर कम होते हुए नजर आई। पुलिस ने अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमनी त्रिपाठी, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और 2 शूटर प्रकाश और संतोष को गिरफ्तार कर लिया। केस को देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। पुलिस ने चार्जशीट पेश की और कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमनी त्रिपाठी, रोहित चतुर्वेदी और संतोष को उम्र कैद की सजा सुनाई। प्रकाश पांडे को संदेह के चलते रिहा कर दिया। लेकिन इसके बाद केस नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचा। जुलाई 2011 में कोर्ट ने चारों की सजा को बरकरार रखा और प्रकाश पांडे को भी उम्र कैद की सजा सुना दी। अब गुनाह की हर आहट होगी नाकाम। सुनते रहिए अपराध। नाबालिग उम्र। आमतौर पर इस उम्र के लड़के सुहाने सपने देखते हैं। कई इश्क की दहलीज पर पहला कदम रखते हैं और तो कई करियर की राह का सपना देखते हैं। लेकिन इस लड़के ने कभी भी डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या आईएएस बनने का सपना नहीं देखा। इसे फिल्में देखने का शौक था। और इसी सफर में एक दिन एक फिल्म देखने के बाद इस लड़के ने सोचा कि अब ये सीरियल किलर बनेगा और एक दिन दुनिया इसे मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जानेगी। आज के एपिसोड में हम इसी सीरियल किलर की फाइल को रीओपन करेंगे, जिसने 17 साल की उम्र में एक के बाद एक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और मध्य प्रदेश के लोगों ने इसे केजीएफ सीरियल किलर का नाम दिया। पूरी कहानी कुछ ऐसी थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले का केसली गांव, इसी गांव में शिव प्रसाद गोंड रहा करता था। अपने परिवार में वो सबसे छोटा था और उसका एक भाई पुणे की किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था। शिव प्रसाद ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और गांव में ही रहने लगा। इसे बचपन से ही फिल्में बहुत पसंद थी। घर में छोटा सा टीवी था जिसमें शिव प्रसाद दिन भर मूवीज देखा करता। साथ ही ये मूवीज के नेगेटिव किरदारों को बहुत पसंद करता और अक्सर अपनी माँ से कहता कि एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। 14 साल की उम्र में शिव प्रसाद ने अपने गांव को छोड़ दिया और भाई के पास पुणे कमाने के लिए चला गया। पुणे के बाद शिव प्रसाद केरल, चेन्नई और गोवा भी गया। इसने इंग्लिश लैंग्वेज सीखी और कई बड़ी जगह काम भी किया। ये उम्र में तो बच्चा ही था, लेकिन पैसे ठीक ठाक कमाने लगा था। अब इसके पास मोबाइल भी था और इसने इंग्लिश भी सीख ली थी। शिव प्रसाद के माता पिता को लगने लगा कि एक दिन जरूर इनका लड़का कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलना बड़ी बात थी। धीरे धीरे कुछ साल बीते और शिव प्रसाद 17 साल का हो गया। उसने अचानक अपनी माँ के पास फोन किया और कहा, माँ अब मैं बहुत जल्दी गांव आ रहा हूँ। अब मैं मजदूरी नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। माँ ने भी सोचा कि शायद बेटा मजदूरी से थक गया होगा, इसलिए ऐसे बातें कर रहा है। शिव प्रसाद मध्य प्रदेश के अपने गांव लौट चुका था। तभी तारीख आती है 14 अप्रैल 2022।
थिएटर में एक मूवी रिलीज होती है जिसका नाम था KGF चैप्टर 2। इस मूवी का ट्रेंड काफी ज्यादा था। शिव प्रसाद भी इसे देखने अपने गांव से सागर के एक थिएटर गया। KGF 2 का डायलॉग चल रहा था, KGF खून से लिखी हुई कहानी है, स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ानी है तो फिर से खून ही मांगेगी। और इसी डायलॉग को सुनता हुआ 17 साल के शिव प्रसाद को पता चल चुका था कि आगे चलकर उसे रॉकी भाई की तरह बड़े नाम वाला गुंडा बनना है। उसने मन ही मन में ठान लिया कि नाम करने के लिए उसे सीरियल किलर बनना होगा, साथ ही उसे मर्डर करने का एक फिक्स्ड पैटर्न भी बनाना होगा, जिसे आगे चलकर लोग उसे मध्य प्रदेश के स्टोन मैन के नाम से जाने, और साथ ही साथ उसका रुतबा KGF 2 के रॉकी भाई की तरह हो जाए। फिल्म देखकर शिव प्रसाद गांव वापस आ जाता है और आगे की प्लानिंग करने लगता है। अपने घर में भी ज्यादातर समय वो KGF 2 के रॉकी भाई के डायलॉग ही बोलता रहता था। अगस्त का महीना आ चुका था, बरसात शुरू हो गई थी। एक दिन अचानक मौसम खराब ही था कि शिव प्रसाद ने साइकिल उठाई और अपनी माँ से कहा, मैं सागर जा रहा हूँ, माँ मुझे दुनिया बहुत जल्द पहचान जाएगी। माँ कुछ कह पाती कि शिव प्रसाद साइकिल से ही सागर के लिए निकल गया। उसकी माँ को नहीं पता था कि वो एक बच्चे के तौर पर अपने बेटे को आखिरी बार देख रही थी, क्योंकि अब बहुत जल्द शिव प्रसाद कुछ ऐसा करने वाला था जो कि कोई बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता। शिव प्रसाद सागर पहुंच चुका था। उसके दिमाग में एक प्लान था जिसके लिए वो सही समय और अपने पहले टारगेट की तलाश कर रहा था। 28 अगस्त को शिव प्रसाद अपनी साइकिल से ही सागर के कैंट एरिया में पहुंचा। वहां एक कारखाने के चौकीदार पर इसकी नजर पड़ी। ये समझ गया कि इसे इसका पहला टारगेट मिल गया है। फिर 29 अगस्त की देर रात सागर के कैंट एरिया के कारखाने का चौकीदार कल्याण, उम्र 50 साल, सोने के लिए लेटा ही था कि तभी उसके सर पर शिव प्रसाद ने कई बार हथौड़ा मारा और इतनी बुरी तरह से मारा कि उसी समय उस चौकीदार की मौत हो गई। 30 अगस्त को सागर के कैंट पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर ही रही थी कि उसी रात को शिव प्रसाद को उसका दूसरा टारगेट मिल चुका था। इस बार लोकेशन गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज था। 30 अगस्त की देर रात शिव साइकिल से आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचा। वहां उसने चौकीदार शंभू नारायण दुबे को देखा और फिर कुछ देर इंतजार किया। फिर जब रात के 1 बज गए, चौकीदार शंभू नारायण दुबे को नींद लगने ही वाली थी कि शिव प्रसाद ने उसके ऊपर भी हथौड़े से वार कर दिया। इस बार भी शिव ने चौकीदार के सर को इतना मारा कि उसकी वहीं मौत हो गई। पुलिस कुछ कर पाती कि 31 अगस्त की रात को शिव ने तीसरा मर्डर भी सेम उसी तरीके से कर दिया। इस बार भी लोकेशन सागर शहर ही था। मर्डर का पैटर्न भी सेम था। पुलिस को अंदाजा लग गया था कि यह किसी एक हैवान का ही काम है। पुलिस को यह भी समझ आ गया था कि मामला किसी सीरियल किलर का है। पुलिस के ऑफिसर्स ने अंदाजा लगाया कि जब 3 दिनों में 3 मर्डर हुए हैं तो चौथा भी होगा। इसीलिए करीब 250 पुलिस वाले सागर शहर में सीरियल किलर को पकड़ने के लिए तैनात कर दिए गए। शहर की सड़कों में तलाशी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज की तलाशी भी शुरू हो गई। अखबारों के जरिए शिव प्रसाद को भी पता चल गया कि पुलिस एक्शन में आ गई है। इसीलिए चौथे मर्डर के लिए शिव प्रसाद ने भी अपनी लोकेशन बदल दी। इस बार वो बस पकड़कर पहुंच गया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। यहां उसने ईदगाह इलाके में रहने वाले और मार्बल कंपनी में काम करने वाले 23 साल के लड़के सोनू वर्मा को अपना टारगेट बनाया।
तब तक सागर की पुलिस को भी क्लू मिल चुका था कि सीरियल किलर भोपाल पहुंच चुका है। सागर पुलिस भी भोपाल की तरफ रवाना हो जाती है और भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना दे दी गई थी कि एक सीरियल किलर सागर से भोपाल गया है। भोपाल और सागर दोनों जगह की पुलिस अलर्ट मोड पर थी, लेकिन फिर भी शिव प्रसाद थर्सडे की रात चौकीदार सोनू वर्मा का मर्डर करने में कामयाब हो जाता है। इस बार उसने सोनू वर्मा का मर्डर मार्बल का यूज करके किया था। 17 साल के एक लड़के ने एक हफ्ते में 4 मर्डर कर दिए थे और आगे पता नहीं वो कितने करने वाला था। भोपाल पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ता है और पुलिस अपना पूरा दम लगा देती है। तभी पुलिस को पहली बार एक सीसीटीवी फुटेज में ये सीरियल किलर नजर आता है। पुलिस को देखकर हैरानी होती है कि ये केवल 16-17 साल का लड़का था जो सफेद शर्ट में रात को लोगों का मर्डर कर रहा था। उस सीसीटीवी फुटेज में दिखा था कि शिव प्रसाद ने कितने भयानक तरीके से भोपाल में सोनू की हत्या की थी। अब शिव प्रसाद अपने नए शिकार के लिए भोपाल के लाल घाटी इलाके में पहुंच गया, लेकिन भोपाल पुलिस को पता चल चुका था और पुलिस ने जाल बिछाकर भोपाल की लाल घाटी इलाके से 17 साल के शिव प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जब हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया तो ये बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि ये मुस्कुरा रहा था। इसको ऐसा लग रहा था जैसे इसने बहुत बड़ा काम किया हो। इसके चेहरे में एक शैतानी मुस्कान थी जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है, और इसने बड़े गर्व से बताया कि मैंने भोपाल में एक और आदमी को मार दिया है। साथ ही शिव प्रसाद ने कहा था कि मैं केजीएफ के रॉकी भाई की तरह बड़ा गुंडा बनना चाहता हूं। शायद मैं बन भी गया हूं। अगर आज तुम लोग मुझे नहीं पकड़ते तो अब मैं पुलिस वालों को मारने की तैयारी कर रहा था। इसके आगे पुलिस ने बताया कि कोर्ट में पेश करते वक्त भी इसने किसी विलन की तरह हाथ उठाकर अपनी जीत का इजहार किया था, और इसका मकसद कम समय में ज्यादा पैसे और नाम कमाना था। केजीएफ सीरियल किलर शिव प्रसाद की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इसका केस अभी भी कोर्ट में है। फैसला आना बाकी है। इसीलिए मारे गए गरीब सिक्योरिटी गार्ड्स के परिवार वालों को अभी भी उनके हिस्से का इंसाफ मिलना बाकी है। इंसाफ की लड़ाई में ये देश उनके परिवार के साथ है। अगर आपको पहचाननी है जुर्म की आहट तो सुनते रहिए अपराध। उसके पास एक सीडी है और उस सीडी में राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री और एक विधायक के साथ उसकी खुद की सेक्स टेप मौजूद है। और अगर ये सीडी आम जनता के बीच चली गई तो 3 दिनों के अंदर राजस्थान सरकार गिर जाएगी। लेकिन ये बात पब्लिक के बीच में आने से पहले ही वो नर्स भंवरी देवी गायब हो गई। फिर कभी किसी ने भंवरी देवी को जिंदा नहीं देखा। आज के एपिसोड में हम भंवरी देवी मर्डर मिस्ट्री के केस को रीओपन करेंगे और जानेंगे कि कैसे सिनेमा, सेक्स, साजिश और सियासत के कॉकटेल ने हिला दिया था पूरे राजस्थान को। राजस्थान के जोधपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर जलीवाड़ा गांव में भंवरी देवी रहा करती थी। जलीवाड़ा गांव के ही हेल्थ सेंटर पर ये नर्स के तौर पर काम भी किया करती थी। भंवरी देवी की उम्र 38 साल थी और ये शादीशुदा भी थी। इसका पति कोई खास काम नहीं करता था, इसीलिए ये अपने पति के पास कम ही रहती और ज्यादा ध्यान डांस और एक्टिंग की तरफ देती थी। उसके मन में हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी, उसे राजस्थानी फिल्मों में एक्टिंग करनी थी। भंवरी देवी राजस्थानी हीरोइन बनना चाहती थी, इसलिए
वो काम की तलाश में ज्यादातर समय जयपुर में ही रहा करती थी। जलीवाड़ा गांव के हॉस्पिटल में भंवरी देवी के सिवा कोई दूसरी नर्स नहीं थी, लेकिन भंवरी देवी का मन तो राजस्थानी फिल्मों में लगा हुआ था, इसलिए वो हॉस्पिटल में कम ही नजर आया करती, जिससे परेशान होकर कई लोगों ने भंवरी के खिलाफ डीएम ऑफिस में शिकायत दर्ज करवा दी। जब ज्यादा शिकायतें आ गईं, तो कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए भंवरी देवी को नर्स की पोस्ट से सस्पेंड कर दिया। इस बात से भंवरी को सदमा लगा, क्योंकि उसके घर में उसके सिवा कोई कमाने वाला नहीं था। फिर किसी ने उसे बताया कि विधायक मलखान सिंह उसकी दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं। उनके पास जाने से उसको उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। भंवरी देवी बिना समय बिताए दूसरे दिन ही विधायक मलखान सिंह के ऑफिस पहुंच गई। उसने मलखान सिंह के पीए से संपर्क किया और कहा कि साहब से कह दीजिए राजस्थानी फिल्मों की स्टार भंवरी देवी आई है। जब मलखान सिंह के पास ये बात पहुंची तो उसने भंवरी को मिलने के लिए तुरंत ऑफिस के अंदर बुला लिया। इसके बाद भंवरी देवी ने मलखान सिंह से कहा, साहब मैं अभी राजस्थानी फिल्मों की स्टार नहीं हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि बहुत जल्द मैं स्टार बन जाऊंगी। मलखान सिंह ने भी हंसते हुए कहा कि आप काम बताइए। फिर भंवरी देवी ने मलखान सिंह को अपनी दिक्कत बताई। इसके बाद अब कहानी में उस दौर की राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल मदेरणा की एंट्री होने वाली थी और सेक्स, पॉलिटिक्स, पावर और टैक्स पेयर्स के पैसे का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, पूरा किस्सा भी यहीं से शुरू होने वाला था। विधायक मलखान सिंह भंवरी देवी से इतने इंप्रेस हो गए कि दूसरे दिन ही उसे फोन लगा दिया और कहा, तुम ऑफिस आ जाओ, तुम्हें मंत्री जी के पास लेकर चलते हैं, वहां तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। भंवरी देवी और मलखान सिंह उस समय के राजस्थान के जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा से मिलने जाते हैं। ये मुलाकात कई घंटों तक चलती है और इसका असर ये हुआ था कि दूसरे दिन ही कलेक्टर के पास मंत्री जी का फोन चला जाता है। फिर भंवरी देवी को हॉस्पिटल में सरकारी नर्स की नौकरी वापस मिल जाती है। कुछ दिनों बाद ही भंवरी देवी को गिफ्ट में मारुति स्विफ्ट कार मिलती है। विधायक और मंत्री जी के साथ चंद मुलाकात के बाद ही भंवरी देवी एक गरीब औरत से अमीर बनने लगती है। उसका लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका था। 2009 से 2011 के बीच भंवरी देवी, विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल काफी समय एक साथ बिताने लगते हैं। भंवरी देवी की इन दोनों के साथ नजदीकियां भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे भंवरी के पास कोठी जैसा घर, ऐशो आराम सब कुछ आ चुका था। भंवरी देवी के पति को भी पता था कि उसकी पत्नी का अफेयर विधायक और मंत्री के साथ है, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसके अंदर भंवरी के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। साल 2011 की शुरुआत तक सब कुछ सही चल रहा था। पॉलिटिशियन के साथ रहते रहते भंवरी देवी भी खुद को पावरफुल समझने लगी थी। उसने सोचा कि जब पॉलिटिशियन के साथ रहने भर से इतना पैसा मिल सकता है, तो अगर मैं खुद पॉलिटिशियन बन जाऊं तो क्या होगा। उसके मन में चुनाव लड़ने की लालच पैदा हुई। साल 2011 के मार्च से ही उसने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के ऊपर विधायकी की टिकट के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। महिपाल और मलखान जानते थे कि वो भंवरी देवी को पार्टी से टिकट नहीं दिलवा सकते, इसीलिए दोनों ने भंवरी को इग्नोर करने की शुरुआत कर दी। ये इग्नोरेंस भंवरी को पसंद नहीं आई और उसने एक दिन विधायक और मंत्री को मिलने बुलाया और कहा, अगर आप दोनों मुझे इग्नोर करेंगे और मुझे विधायकी की टिकट नहीं दिलवाएंगे, तो फिर मेरे पास आप दोनों के लिए एक गिफ्ट है, जो अगर पब्लिक के सामने आ गया तो 3 दिन के अंदर राजस्थान की सरकार गिर जाएगी।
दोनों ने हंसते हंसते भंवरी से पूछा कि क्या है ऐसा तेरे पास। तब भंवरी के जवाब से विधायक और मंत्री चौंक गए। भंवरी ने कहा, मेरे पास आप दोनों की 52 मिनट्स की सेक्स सीडी है। उस सेक्स सीडी में हम तीनों हैं और उसे मैंने ही शूट किया था। अब आप लोग फैसला कर लीजिए कि आप मुझे एमएलए का टिकट दिलवाएंगे या नहीं। भंवरी के इस गंदे मास्टर स्ट्रोक से विधायक और मंत्री डर चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि अब से भंवरी से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे। इसके बाद दोनों भंवरी से दूर दूर रहने लगे। उसका कॉल भी उठाना बंद कर दिया। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ दिनों बाद ये खुद ही शांत हो जाएगी। लेकिन भंवरी के मन में पैसे और पावर का लालच बढ़ चुका था। एक दिन वो सीधे जयपुर पहुंच गई और मंत्री महिपाल मदेरणा के सरकारी बंगले के दरवाजे को खटखटाने लगी। महिपाल को गुस्सा आया और उसने सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर भंवरी को बंगले से बाहर निकाल दिया। ये बात काफी बढ़ चुकी थी। भंवरी को लगा कि ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। वो सीधे जयपुर के बीजेपी ऑफिस पहुंच गई और वहां बैठे कुछ पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट के सामने सेक्स सीडी वाली बात बता दी। अगली सुबह राजस्थान के अखबारों में भंवरी, विधायक मलखान और मंत्री महिपाल की पूरी करतूत छप गई। महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ गया। उन्हें डर लगा कि कहीं उनकी सेक्स सीडी पब्लिक के सामने ना आ जाए। इसके बाद फिर से भंवरी के पास एक फोन जाता है और उससे कहा जाता है कि गेस्ट हाउस में आ जाओ, मंत्री जी और विधायक जी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। तीनों की मीटिंग एक डील पर खत्म होती है। ये डील थी 60 लाख रुपए की। भंवरी ने सेक्स सीडी के बदले 60 लाख की डिमांड रखी और उस डिमांड को विधायक और मंत्री ने मान लिया। भंवरी से कहा गया कि कुछ दिनों बाद तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तब तुम ओरिजिनल सीडी हमको दे देना। इस मीटिंग में कुछ दिनों बाद ही भंवरी देवी गिफ्ट में मिली स्विफ्ट कार को विधायक मलखान सिंह के भाई सोहन लाल को बेच देती है। कार की डील 4 लाख रुपए में तय होती है, जिसका 50,000 एडवांस और बाकी पैसे कुछ दिनों में देने का वादा किया जाता है। ये इस कहानी की इंपॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि आगे का खेल सोहन लाल ही खेलेगा। समय बीत जाता है और आ जाती है तारीख 1 सितंबर 2011। भंवरी देवी के पास सोहन लाल का फोन आता है और वो उससे कहता है कि कार के बचे हुए पैसे और डील के 60 लाख लेने के लिए घर से बाहर निकलो और मुझसे मिलो। भंवरी को थोड़ा डर तो था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो पैसे लेने के लिए घर से निकल जाती है। इसके बाद भंवरी देवी अपने घर वापस कभी नहीं लौटी। जब 12 दिनों तक भंवरी देवी घर नहीं लौटी और उससे कोई संपर्क भी नहीं हुआ, तो उसका पति अमरचंद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी भंवरी देवी गायब है और मुझे शक है कि इसको गायब करने के पीछे मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह का हाथ है। इस रिपोर्ट की जानकारी मीडिया में आने के बाद ही हंगामा मच गया, क्योंकि भंवरी देवी के साथ मंत्री और विधायक का नाम जुड़ा था। मीडिया प्रेशर की वजह से सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि तभी मीडिया के जरिए एक 52 मिनट्स की सेक्स सीडी पब्लिक के बीच लीक हो जाती है। उस सेक्स सीडी में मंत्री और भंवरी देवी नजर आ रहे थे, जिसका दावा कुछ दिनों पहले भंवरी देवी ने किया था। जनवरी 2012 में महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन दोनों कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। तभी पुलिस को एक सुराग मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि अब भंवरी देवी इस दुनिया में नहीं रही। उसका मर्डर उसी दिन कर दिया गया था जिस दिन वो गायब हुई थी। फिर सीबीआई कुछ और लोगों की गिरफ्तारी करती है,
और डिटेल्ड पूछताछ में असली कहानी पता चलती है कि 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी को 60 लाख और कार के बेचे हुए पैसों के लिए राजस्थान में एक जगह है बिलाड़, वहां बुलाया गया था। भंवरी देवी से कहा गया था कि बिलाड़ में आपको राजू भाई मिलेंगे, वही आपको पैसे देंगे और आप उन्हीं को सीडी दे देना। ये राजू भाई और कोई नहीं बल्कि शहाबुद्दीन नाम का हैवान, जो कि राजस्थान का वांटेड क्रिमिनल था। हुआ कुछ ये था कि 1 सितंबर 2011 को भंवरी देवी अपनी कार से निकलती है। उसकी कार के पीछे पीछे विधायक मलखान सिंह के भाई सोहन लाल की भी कार थी। कुछ किलोमीटर जाने के बाद दोनों की गाड़ी रुकती है और एक नई बलेरो गाड़ी आती है। इस गाड़ी में राजू भाई उर्फ शहाबुद्दीन बैठा हुआ था। वो भंवरी को अपने साथ बलेरो में बैठने को कहता है। शहाबुद्दीन अकेले नहीं था, उसके साथ एक और गुंडा था। भंवरी देवी भी पैसों के लिए शहाबुद्दीन के साथ बलेरो में बैठ जाती है। इसके बाद बलेरो चल देती है। कुछ देर बाद अचानक बलेरो अपना रास्ता बदल देती है। फिर भंवरी को शक होता है तो वो चिल्लाने लगती है। बलेरो सुनसान सड़क में चलती जाती है। भंवरी देवी शहाबुद्दीन का कॉलर पकड़ने की कोशिश करती है। तभी शहाबुद्दीन और उसका साथी मिलकर भंवरी देवी को बलेरो सीट के नीचे पटक देते हैं। इसके बाद दोनों अपनी लात से भंवरी देवी के गले को दबा देते हैं और तब तक जोर से दबाते हैं जब तक भंवरी की सांसें बंद ना हो जाए। भंवरी देवी, जिसका अफेयर एक मंत्री और विधायक से था, वो सियासत के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। राजस्थान की सड़कों में एक और औरत की मौत हो चुकी थी। इसके बाद शहाबुद्दीन ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को जलवाकर नहर में फेंकवा दी। सीबीआई ने नहर की तलाशी करवाई। भंवरी देवी की अस्थियां मिल गईं। डीएनए की जांच हुई और यह साबित हो गया कि अब भंवरी देवी इस दुनिया में नहीं है। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया और उन्हें यह पता चला कि भंवरी देवी की मौत की साजिश में उसका पति अमरचंद भी मिला हुआ था। इस केस में भंवरी देवी के पति अमरचंद को मिलाकर कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि अभी यह मामला कोर्ट में है, कोई फैसला नहीं आया है और कई आरोपियों को जमानत भी मिल चुकी है। इस देश की जनता भी उम्मीद करती है कि भंवरी देवी को भी उसके हिस्से का न्याय जल्द से जल्द मिल जाए, क्योंकि कहा जाता है ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। पीछे की कहानी कुछ भी रही हो, लेकिन सच्चाई ये है कि एक महिला की मौत तो हुई थी, तो फिर उसे जस्टिस भी मिलना चाहिए। दिल्ली का करोड़पति बिजनेसमैन योगेश बत्रा, उसकी मिस दिल्ली रही खूबसूरत पत्नी, दोनों में प्यार, लव मैरिज, 17 साल की खूबसूरत शादी। फिर अचानक एक दिन बिजनेसमैन योगेश बत्रा की हो जाती है मौत। कई महीने बीतने के बाद एंट्री होती है एक प्राइवेट डिटेक्टिव की, जिसने सुलझाई थी योगेश बत्रा मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी। क्या वाकई योगेश बत्रा का मर्डर हुआ था? क्या मिस दिल्ली ने दी थी पति को मारने की 10 लाख की सुपारी? आज के एपिसोड में हम रीओपन करेंगे योगेश बत्रा मर्डर मिस्ट्री की फाइल को। साल 1997 की बात होगी। दिल्ली का एक कॉलेज, उसमें पढ़ता था दिल्ली के ही यमुना नगर के बिजनेस फैमिली का लड़का, जिसका नाम योगेश बत्रा था। और इसी कॉलेज में एक खूबसूरत लड़की पढ़ती थी, जो कि कुछ ही दिनों में मिस कॉलेज भी बन गई, जिसका नाम प्रियंका बत्रा था। कॉलेज के दिनों में ही प्रियंका और योगेश की मुलाकात हुई और दोनों में दोस्ती के बाद प्यार हो गया। प्रियंका को मालूम था कि योगेश काफी पैसे वाले घर का लड़का है। प्यार आगे बढ़ा।
योगेश ने प्रियंका को शादी के लिए पूछा और प्रियंका ने हाँ भी कर दिया। प्रियंका खूबसूरत तो थी ही, इसलिए कॉलेज के दिनों में ही वो मिस दिल्ली भी बन चुकी थी। इसके बाद योगेश और प्रियंका ने लव मैरिज कर ली। योगेश ने प्लाईवुड के बिजनेस को बहुत आगे पहुंचा दिया और कई सारी कंपनीज का डायरेक्टर भी बन चुका था। धीरे धीरे समय का पहिया चलता रहता है। देखते ही देखते शादी के 18 साल हो चुके थे। इनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। तभी एक दिन प्रियंका अपने पति योगेश से बोलती है कि मुझे लगता है मेरा वेट गेन हो गया है, नहीं? सोच रही हूँ जिम ज्वाइन कर लूं। योगेश अपने काम में बिजी था और कह देता है कि हाँ, अगर मन है तो कर लो। फिर प्रियंका पास के ही एक जिम की मेंबरशिप ले लेती है और जिम जाने लगती है। इसके कुछ महीने बाद ही प्रियंका अपने फिटनेस में कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगती है। तभी तारीख आती है 27 मई 2016 की सुबह। घर में योगेश के माता पिता और बच्चे नहीं थे। अचानक से प्रियंका अपने घर के बाहर निकलती है और जोर जोर से चीखने लगती है। पड़ोसियों को बुलाती है और कहती है, देखो देखो योगेश को क्या हो गया? वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। इतना बोलकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद पास के ही डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर ने योगेश का चेकअप किया और बता दिया कि ही इज नो मोर। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद योगेश के बच्चे और माता पिता के साथ बाकी रिश्तेदार भी वहां पहुंच चुके थे। सभी ने इस बात को नोटिस किया कि प्रियंका नहीं चाहती थी कि योगेश की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए। वो बार बार रो रो कर पोस्टमार्टम के लिए मना कर रही थी। परिवार वालों को भी लगा कि ये दुख में है, इसलिए उसकी बात को मान लिया और योगेश का पोस्टमार्टम नहीं करवाया। प्रियंका ने सभी को बताया कि योगेश को हार्ट अटैक आया था, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। फिर 27 मई को ही योगेश का अंतिम संस्कार करा दिया गया। भले ही लोग कह रहे थे कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन योगेश की मां को यकीन नहीं था कि उनके लड़के को हार्ट अटैक आया था। वो सभी से ये कह रही थी कि योगेश को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कुछ गड़बड़ है, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। योगेश की मौत को 1 महीना भी नहीं हुआ था कि प्रियंका ने जिम जाने की शुरुआत कर दी और सारे बिजनेस को भी टेक ओवर कर लिया। इसी दौरान योगेश की मां को कुछ बुरे सपने भी आने लगे। उन्होंने सपने में देखा कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, बहुत बुरा। योगेश की मां ने इस बात को भी कई लोगों को बताया, योगेश के पिता को भी बताया, लेकिन फिर भी सब लोगों ने यही कहा ये बस वहम है और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर योगेश के माता पिता ने बहू प्रियंका के स्वभाव में काफी बदलाव देखा। वो दिन से लेकर रात तक घर से बाहर रहती थी, पार्टी करती थी, कई घंटे जिम में रहती थी और योगेश के बिजनेस के पैसों को भी फिजूल खर्च कर रही थी। ये सब देखकर योगेश के पिता को कुछ अजीब लगा। उन्होंने प्रियंका से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने सही से जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ योगेश की मां को बुरे सपने आ ही रहे थे। ऐसा योगेश की मां ने पुलिस और कैमरा के सामने भी कहा था। एक दिन अचानक से योगेश की मां ने अपने पति से कहा, आप जाइए और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवा दीजिए कि मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। योगेश के पिता ने जवाब दिया, मेरे बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके साथ कोई क्यों गलत करेगा। योगेश की मौत को कुछ ही महीने बीते थे कि उसकी पत्नी प्रियंका ने बच्चों को पढ़ने के लिए अपने से दूर देहरादून भेज दिया। उसकी इसी हरकत के बाद योगेश के पिता ने कहा, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरे बेटे की मौत के पीछे कई राज दफन है।
और फिर 70 साल का बुजुर्ग पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ये और कोई नहीं, योगेश के पिता थे। उन्होंने पुलिस को अपने बेटे की पूरी कहानी बताई और कहते हैं कि प्लीज इस केस की इन्वेस्टिगेशन करिए। पुलिस ने सोचा कि ना ही पोस्टमार्टम हुआ था, पत्नी ने बताया था कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, अब कैसा इन्वेस्टिगेशन। 3 महीने और बीत गए, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और फिर इस केस में एंट्री होती है एक प्राइवेट डिटेक्टिव की। योगेश के पिता उसके ऑफिस जाते हैं और अपनी पूरी कहानी बताते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, और फिर डिटेक्टिव अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर देता है। डिटेक्टिव का पहला टारगेट योगेश की बीवी प्रियंका बत्रा। डिटेक्टिव ने भी उसी जिम की मेंबरशिप ली जिसमें प्रियंका जाती थी। तब उसे एक जिम ट्रेनर के बारे में पता चला जिसका नाम रोहित था। डिटेक्टिव के हाथ कुछ प्रियंका और रोहित की प्राइवेट मोमेंट्स की तस्वीरें लगी, जो ये बता रही थी कि प्रियंका बत्रा का अफेयर जिम ट्रेनर रोहित से चल रहा था। प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और तेज किया। उसे पता चला कि प्रियंका बत्रा ने अपने जिम ट्रेनर को 35 लाख की गाड़ी गिफ्ट में भी दी थी। अब डिटेक्टिव के मन में सवाल आया कि आखिर जिम ट्रेनर रोहित की लोकेशन योगेश की मौत की रात कहां थी। डिटेक्टिव ने प्रियंका बत्रा और जिम ट्रेनर रोहित के फोन नंबर्स को ट्रैक करवाया। तब पता चला कि जिस रात योगेश की मौत हुई थी, उस रात इन दोनों का नंबर एक ही जगह था। वो जगह थी मरने वाले बिजनेसमैन योगेश बत्रा का घर। फिर प्राइवेट डिटेक्टिव ने सारे प्रूफ को योगेश के पिता के साथ पुलिस के बड़े अधिकारी के सामने पेश किए। पुलिस को भी शर्म आई कि जो इन्वेस्टिगेशन उनको करनी चाहिए थी, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ने कर दिया था। पुलिस ने पूछताछ के लिए जिम ट्रेनर और प्रियंका बत्रा दोनों को उठा लिया, और थोड़ी सख्ती के बाद जिम ट्रेनर टूट गया और सारी बातों को कबूल कर लिया। इसके बाद प्रियंका बत्रा ने भी कबूल किया कि उसी ने सारी साजिश रची थी। जनवरी 2017 आ चुका था। योगेश की मौत को पूरे 8 महीने बीत चुके थे, और फिर प्रियंका और जिम ट्रेनर ने जो कहानी पुलिस को बताई वो ये थी। प्रियंका और योगेश की शादी को 17 साल हो चुके थे। योगेश के पास पैसा तो था, लेकिन प्रियंका को लाइफ में कुछ कमी लगती थी। उन दोनों के बीच का एक्साइटमेंट भी खत्म हो चुका था। इस बीच प्रियंका ने जिम ज्वाइन कर लिया, और वहां उसकी मुलाकात अपने जिम ट्रेनर रोहित से हुई। रोहित की उम्र प्रियंका से कम थी और फिटनेस भी अच्छी थी। प्रियंका ने पुलिस को बताया था कि मुझे रोहित पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। मैंने ही इससे दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया। हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर अचानक जिम में ही एक दिन रोहित ने मुझे मजाक में प्रपोज कर दिया, ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने रोहित के प्रपोजल को हाँ कर दिया। हम दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी। हम साथ में घूमने भी जाने लगे, लेकिन हम दोनों तब तक शादी नहीं कर सकते थे जब तक योगेश जिंदा था, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी और उसका पैसा दोनों ही मुझे अपने नाम करवाना था। फिर प्रियंका ने आगे बताया कि मेरा ही आइडिया था कि योगेश को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद हम दोनों ने यूपी के 2 क्रिमिनल्स को हायर किया और उन्हें 10 लाख की सुपारी भी दी। हमारी प्लानिंग थी कि हम योगेश को जहर का इंजेक्शन देकर मार देंगे और उसकी बॉडी को नदी में फेंक देंगे। लेकिन जिस रात को योगेश को मारने वाले थे, उस रात घर में कोई नहीं था। योगेश अपने कमरे में सो रहा था। सही समय देखकर मैंने रोहित और 2 क्रिमिनल्स को घर में बुला लिया। लेकिन जैसे ही हम लोग योगेश के कमरे में घुसे, उसकी नींद खुल गई और वो उठकर हल्ला करने लगा। फिर हम लोगों ने इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन इंजेक्शन की सुई टूट गई थी। मेरा पति योगेश जाग चुका था।
इसलिए मैंने इन लोगों के साथ मिलकर उसके मुंह को तकिए से दबा दिया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई। फिर सुबह मैंने ऐसी एक्टिंग की थी कि लोगों को विश्वास हो गया था कि योगेश की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उस रात मेरा पति मर गया था और मेरा प्यार जीत गया था। ये शब्द थे बिजनेसमैन योगेश की पत्नी मिस दिल्ली रह चुकी प्रियंका बत्रा के। तो ये थी कहानी एक प्राइवेट डिटेक्टिव के इन्वेस्टिगेशन की। अगर माँ बाप ने प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर नहीं किया होता तो शायद कभी पता नहीं चलता कि एक पत्नी ने ही अपने पति की 10 लाख रुपए में सुपारी दी थी और उसका मर्डर भी कर दिया था। रोहित और प्रियंका दोनों जेल में हैं और मामला लोअर कोर्ट में चल रहा है। आने वाले पल की शक्ल को पहचानने के लिए सुनते रहिए अपराध। एक जानी मानी जर्नलिस्ट और मीडिया की दुनिया का ऐसा नाम जिसके नाम से अपराध की दुनिया की काली तस्वीर भी सामने आती है। 23 जनवरी 1999 राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े एक मर्डर हुआ जो फिर मिस्ट्री बन गया। 3.5 साल तक इन्वेस्टिगेशन हुई लेकिन कातिल का पता नहीं चला। फिर शक के घेरे में आया एक आईपीएस ऑफिसर। ये मर्डर किसी और का नहीं बल्कि तब की जानी मानी जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर का था। आखिर क्यों मार दिया गया था शिवानी भटनागर को? क्या वाकई इस हत्या की साजिश के पीछे किसी आईपीएस ऑफिसर का हाथ था? इन सभी बातों को बारीकी से जानने के लिए आज के एपिसोड में हम शिवानी भटनागर हत्याकांड की फाइल को रीओपन करेंगे। साल 1999 दिल्ली का बड़ा मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस और उससे 2 बिल्डिंग दूर दूसरा बड़ा मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया। इंडियन एक्सप्रेस में पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के तौर पर काम करती थी शिवानी भटनागर और टाइम्स ऑफ इंडिया में लीगल एडिटर के तौर पर शिवानी के पति राकेश भटनागर। शिवानी और राकेश दोनों ही अपने काम में बहुत अच्छे थे। दोनों का एक छोटा सा बच्चा भी था, लेकिन फिर भी दोनों की शादी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। तारीख थी 23 जनवरी 1999। शाम का समय राकेश भटनागर के भाई बीएस भटनागर बहुत देर से राकेश और शिवानी के घर का दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। फिर उन्होंने राकेश को फोन लगाया और कहा कि घर के बाहर ही हूं, बेल भी बजा रहा हूं, लेकिन कोई खोल नहीं रहा। राकेश ने जवाब दिया कि शिवानी तो घर में ही है, डुप्लीकेट चाबी वहीं गेट के पास रखी हुई होगी, उससे खोल लो। इसके बाद बीएस भटनागर डुप्लीकेट चाबी से गेट खोलकर अंदर घुसे और अंदर का नजारा देखकर वो घबरा गए। घर के अंदर खून ही खून था और जमीन पर शिवानी भटनागर की बॉडी गिरी हुई थी। साथ ही 3 महीने का मासूम सा बच्चा नजदीक ही लेटा हुआ था। इसके बाद बीएस भटनागर ने इस घटना की जानकारी अपने भाई राकेश को दी। आधे घंटे के अंदर वहां पुलिस के साथ मीडिया भी पहुंच चुकी थी। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के नवकुंज अपार्टमेंट में दिन दहाड़े एक जानी मानी जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर का मर्डर हो चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है। सोसाइटी के एंट्री रजिस्टर में एक दोपहर की एंट्री मिलती है राजीव भटनागर के नाम की, जो कि शिवानी से मिलने उसके फ्लैट में गया था। अब पुलिस के पास सबूत के नाम पर केवल राजीव भटनागर का नाम ही था, लेकिन किसी को कुछ नहीं मालूम था कि यह आखिर कौन है। सभी के मन में सवाल था कि आखिर शिवानी का मर्डर किसने और क्यों किया। पुलिस राजीव भटनागर की तलाश शुरू करती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि शिवानी और उसके पति के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं थे। पुलिस शिवानी के पति
जर्नलिस्ट राकेश भटनागर को पूछताछ के लिए बुलाती है। राकेश ने इस बात को माना कि उसके और उसकी पत्नी के बीच में सब कुछ सही नहीं था, लेकिन चीजें इतनी भी खराब नहीं थीं कि वो अपनी पत्नी की हत्या कर देगा। शुरुआती जांच में पुलिस को शक शिवानी के पति राकेश भटनागर के ऊपर ही था, इसीलिए पुलिस ने राकेश को 70 बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। एक दिन पूछताछ के ही दौरान राकेश से पुलिस को बड़ी लीड मिली। जर्नलिस्ट राकेश भटनागर ने पुलिस से कहा, आप लोग मेरे ऊपर शक करना बंद करिए, मैंने शिवानी को नहीं मारा, लेकिन मुझे शक है कि शिवानी की मौत के पीछे हरियाणा के आईपीएस रविकांत शर्मा, जो कि अभी एयर इंडिया में डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस की पोस्ट पर हैं, उनका हाथ है। उनके ऊपर मेहनत करिए, आपको कातिल के बारे में पता चल जाएगा। इसी के साथ राकेश भटनागर ने आगे कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस में शिवानी के कंप्यूटर के पासवर्ड को चेक करिए। वो पासवर्ड रविकांत शर्मा के नाम का ही है। जब पुलिस ने इस बात को क्रॉस चेक किया तो ये बात सही निकली। शिवानी के कंप्यूटर का पासवर्ड रविकांत के नाम का ही था, लेकिन रविकांत के खिलाफ इतने सबूत काफी नहीं थे। पुलिस को किसी ठोस सबूत का इंतजार था। पुलिस ने रविकांत शर्मा की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। 23 जनवरी 1999 को हुए शिवानी भटनागर मर्डर केस को 3.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ एक सबूत नहीं लगता है। उसे बस एक नाम मालूम था, वो था आईपीएस आरके शर्मा का, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा था आखिर आईपीएस तक कैसे पहुंचा जाए। फिर 30 जुलाई 2002 को पुलिस को पहली बार कामयाबी मिलती है। आईपीएस आरके शर्मा की कॉल डिटेल से पता चलता है कि 23 जनवरी 1999 जिस दिन शिवानी का मर्डर हुआ था, उस दिन आईपीएस साहब ने 4 सस्पेक्ट लोगों से फोन पर बार-बार बात की थी। उन चारों का क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था और उनका लोकेशन भी शिवानी भटनागर के घर के पास ही था। इसके बाद इसी दिन पुलिस ने पहले सस्पेक्ट श्री भगवान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने श्री भगवान की खातिरदारी की तो उसने दूसरे सस्पेक्ट प्रदीप शर्मा का पता बताया। फिर अगस्त में पुलिस ने प्रदीप को भी गिरफ्तार कर लिया और इस प्रदीप को शिवानी भटनागर की सोसाइटी के गेट कीपर ने पहचान लिया कि हाँ, यही वो शख्स था जिसने राजीव भटनागर के नाम की एंट्री की थी और शिवानी के फ्लैट में उनसे मिलने गया था। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप शर्मा से पूछताछ की, उसे 3rd डिग्री दिया। फिर उसने जुर्म को कबूल किया और बोला कि ये सब मैंने आईपीएस आरके शर्मा के कहने पर किया था। जैसे ही प्रदीप की गिरफ्तारी हुई, आरके शर्मा गायब हो गए। 7 अगस्त 2002 को पुलिस ने आरके शर्मा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी इशू करवा लिया। इसके बाद 14 अगस्त 2002 को हरियाणा डीजीपी ने आरके शर्मा को आईजी की पोस्ट से हटा दिया। 18 अगस्त तक पुलिस ने 2 और सस्पेक्ट की गिरफ्तारी कर ली। चारों से पूछताछ के बाद एक ही नाम प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर सामने आ रहा था, वो था आईपीएस आरके शर्मा का। लेकिन आरके शर्मा लगातार फरार चल रहा था। 27 सितंबर 2002 को आरके शर्मा अंबाला के कोर्ट में पहुंचा और सरेंडर कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस आरके शर्मा से पूछताछ करती है, लेकिन आरके शर्मा किसी भी इल्जाम को मानने के लिए तैयार नहीं था। अब तक शिवानी भटनागर केस में चारों आरोपी और आईपीएस आरके शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन सभी के मन में सवाल था कि आखिर पूरी कहानी थी क्या? शिवानी भटनागर और आरके शर्मा के बीच क्या रिश्ता था? फिर जो पुलिस के सामने कहानी निकलकर सामने आई वो ये थी
साल 1997 की बात है। तब आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और आर.के. शर्मा प्रधानमंत्री ऑफिस में स्पेशल ऑफिसर के तौर पर तैनात हुए। इसी के साथ उस दौर में शिवानी भटनागर, जो कि इंडियन एक्सप्रेस की जर्नलिस्ट थी, वो पॉलिटिकल बीट कवर करती थी। इसीलिए उसका स्टोरीज के लिए पीएमओ ऑफिस दिल्ली जाना लगा रहता था। इसी दौरान शिवानी भटनागर और आर.के. शर्मा की मुलाकात पीएमओ ऑफिस में हुई। शुरुआत में तो यह मुलाकात ऑफिशियल थी, क्योंकि शिवानी को पीएमओ के अंदर एक सोर्स एस्टैब्लिश करना था। लेकिन धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं और काफी पर्सनल हो गईं। समय बीत रहा था और दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी शुरुआत हो गई। दोनों साथ में कई ट्रिप्स में घूमने जाने लगे। इसी दौरान आर.के. शर्मा ने शिवानी को कई सीक्रेट दस्तावेज भी दिखाए, जिनके बाहर आने से सियासत में भौचाल आ सकता था। साल 1998 आ गया। अब तक शिवानी को आर.के. शर्मा के भी कई सीक्रेट्स के बारे में भी पता चल चुका था, लेकिन अभी भी दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। इसी बीच 3 महीने के लिए शिवानी जर्नलिज्म की स्कॉलरशिप के लिए लंदन निकल गई। इसी दौरान शिवानी को आर.के. शर्मा ने 90 बार से ज्यादा कॉल किया और कई बार वो आर.के. शर्मा से मिलने इंडिया वापस आई। जब एक दोस्त ने शिवानी से पूछा कि तुम बार बार इतने महंगे टिकट करवाकर इंडिया कैसे जाती हो, तो शिवानी ने जवाब दिया था कि उनका एक खास दोस्त एयर इंडिया में है, वही टिकट करवाता है। वो खास दोस्त कोई और नहीं बल्कि आर.के. शर्मा ही था। स्कॉलरशिप खत्म हुई, शिवानी इंडिया वापस आ गई। इस दौरान एक दिन अचानक ही शिवानी ने आर.के. शर्मा से शादी के लिए पूछ लिया, लेकिन आर.के. शर्मा ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं पहले से शादीशुदा हूं। फिर शिवानी ने कहा, तो क्या हमारे बीच सब कुछ टाइम पास चल रहा था? इसका आर.के. शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद से आर.के. शर्मा और शिवानी के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई। आर.के. शर्मा को यह भी डर था कि कहीं शिवानी उसे एक्सपोज ना कर दे, क्योंकि शिवानी के पास आर.के. शर्मा के काफी राज थे। कई बार शिवानी ने मजाक मजाक में कहा भी था, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगी। तुम्हें अभी शायद मीडिया की पावर का अंदाजा नहीं है। आर.के. शर्मा और शिवानी के बीच लड़ाई बढ़ चुकी थी। फिर आई तारीख 13 जनवरी 1999। दिल्ली के 5 स्टार होटल द अशोका की लॉबी में आर.के. शर्मा ने 4 लोगों को मिलने बुलाया। ये वही 4 लोग थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था। द अशोका की लॉबी में आर.के. शर्मा और बदमाशों ने मिलकर एक सीनियर जर्नलिस्ट के मर्डर की प्लानिंग तैयार की, क्योंकि उस जर्नलिस्ट के साथ आर.के. शर्मा का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसके सीने में कई ऐसे राज दफन थे जिनके बाहर आने से आर.के. शर्मा का करियर तबाह हो सकता था। फिर तारीख आई 23 जनवरी 1999। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके के नवकुंज अपार्टमेंट के नीचे एक गाड़ी पहुंची। इस गाड़ी में 4 लोग थे, लेकिन केवल एक बाहर निकला, जिसका नाम प्रदीप शर्मा था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को अपना नाम राजीव भटनागर बताया और कहा कि पंजाब से एक अफसर ने भेजा है शादी का कार्ड देने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने शिवानी को फोन किया। शिवानी ने कहा, फ्लैट में भेज दो। प्रदीप शर्मा, जिसके हाथ में एक शादी का कार्ड और मिठाई का डब्बा था, वो शिवानी के फ्लैट में पहुंचता है। प्रदीप की जेब में एक लंबा तार और चाकू भी था। शिवानी उसे फ्लैट के अंदर आने को कहती है। इसके बाद प्रदीप शर्मा ने फ्लैट को लॉक किया और जेब में रखे तार से शिवानी के गले को दबा दिया।
तब तक दबाया और घसीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। इतने से भी प्रदीप का पेट नहीं भरा। उसने शिवानी के गले से लेकर सीने तक में चाकू से 10 वार किए और फिर घर के सामान को फैला दिया ताकि पहली बार देखने में डकैती लगे। पास में ही लेटा शिवानी का 3 महीने का बच्चा रो रहा था। शिवानी का मर्डर करने के बाद प्रदीप शर्मा बिल्डिंग से नीचे उतरा और गाड़ी में बैठते ही आरके शर्मा, जो कि उस समय पुणे में था, उसे कॉल लगा दिया और कहा, सर काम हो गया। उधर से जवाब आया, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन दोबारा कॉल मत करना। इसी कॉल की वजह से पुलिस ने प्रदीप और आरके शर्मा की पूरी साजिश को पकड़ा था। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। आरके शर्मा समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया। 9 साल बाद 18 मार्च 2008 को लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरके शर्मा को शिवानी भटनागर हत्याकांड का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि फिर 12 अक्टूबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों की कमी की वजह से आरके शर्मा, श्री भगवान और सत्य प्रकाश को रिहा कर दिया और कोर्ट ने कहा था कि आरके शर्मा को संदेह का लाभ मिला है, इसलिए उन्हें बरी किया जा रहा है। केवल प्रदीप शर्मा, जिसने मर्डर किया था, उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट के इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया और यह सोचने में मजबूर कर दिया कि जब प्रदीप शर्मा का शिवानी भटनागर के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था, तो आखिर उसने मर्डर क्यों किया? और अगर आरके शर्मा का शिवानी के मर्डर में कोई हाथ नहीं था, तो फिर सीनियर जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर को किसने मरवाया था?